हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी विकास बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? मिनरल न्यूट्रिशन स्टडी है मिनरल्स की कि मिनरल्स का सोर्स क्या है, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, किस लिए, प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के लिए। Methods to study the mineral requirement of a plant. First time in 1860, Julius von Sack demonstrate hydroponic technique. सबसे पहले हाइड्रोपोनिक टेक्निक किसने डेमोन्स्ट्रेट करी थी? जूलियस वॉन सैक ने इन 1860 में। क्यों करी थी ये टेक्निक? क्या है ये टेक्निक? हमें बताती है कि प्लांट्स में मिनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। Hydroponic is the technique of growing plant in nutrient solution in complete absence of soil. हाइड्रोपोनिक टेक्निक में हम प्लांट को एक न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ग्रो करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ये मेथड हमें बताता है कि प्लांट में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं। इन दिस मेथड प्लांट इज कल्चर्ड इन अ सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। दीज मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। यानी हम प्यूरिफाइड वाटर लेते हैं, उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, उसके अंदर हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं। Essential elements are identified and their deficiency symptoms are discovered by the hydroponic methods. हाइड्रोपोनिक मेथड से हमें इसेंशियल एलिमेंट के साथ साथ डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम के बारे में भी पता चलता है। यानी कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है या किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण उस प्लांट में कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा डिजीज हो जाएगा, ये भी हम पता लगा सकते हैं। दिस मेथड ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अ वेजिटेबल्स लाइक टमाटो एंड कुकुम्बर। इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर द प्लांट्स थ्रू द रूट्स। अबाउट 65 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो रूट के थ्रू प्लांट तक पहुंच जाते हैं। हमने प्लांट्स में अप्रोक्स 65 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया कि एलिमेंट्स के लिए कौन कौन सी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट मस्ट बी absolutely necessary for the normal growth and reproduction to complete their life cycle. Criteria for essentiality, कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया? फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया हैं जो हमने यूज किया ये डिटरमाइन करने के लिए कि एलिमेंट्स कितने इसेंशियल हैं, कितने जरूरी हैं एलिमेंट्स प्लांट के लिए। एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। किसके लिए नेसेसरी है? नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड क्राइटेरिया, क्यों इसेंशियल है एलिमेंट? स्पेसिफिक, नॉट रिप्लेसेबल। रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है एलिमेंट की। उस स्पेसिफिक एलिमेंट की जगह हम कोई दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर सकते। अगर प्लांट को सोडियम आयन चाहिए तो उसकी जगह हम पोटेशियम मिनरल को दे करके उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स, और प्लांट के मेटाबॉलिज्म में एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड अपॉन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं
वो प्लांट टिश्यू में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट वाटर से ऑब्टेन करता है, बाकी सारे वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये ट्रेसेस एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। आयरन, पहले हमने क्वांटिटी के बेस पे कैटेगरी करी थी, अब हमने उनके डाइवर्स फंक्शंस के बेसिस पे 4 कैटेगरी डिवाइड करी है एलिमेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन essential elements are divided into following categories. फर्स्ट कैटेगरी कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, एग्जाम्पल मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी सोर्स। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, एग्जाम्पल जिंक एंड मैग्नीज। alter the osmotic potential of cell element potassium. Role of macro and micronutrients. Essential elements participate in various metabolic processes in plants such as permeability of cell membrane, maintenance of osmotic potential, electron transport chain etc. जो essential elements हैं वो various metabolic process में plant के पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी हो गई, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करना हो गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? ये पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल्स का और कोएंजाइम्स का। दे एक्ट एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड कोएंजाइम्स। वेरियस फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। नाइट्रोजन क्या है? ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है प्लांट के। इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। इट इज द वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। सेकेंड एलिमेंट है हमारा फॉस्फोरस। Phosphorus absorbed by the plant from the soil in the form of phosphate ion. प्लांट फॉस्फोरस को फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है और ये क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। थर्ड एलिमेंट इज पोटेशियम। पोटेशियम एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एज पोटेशियम आयन, help to maintain the cation and ion balance in cells. प्लांट पोटेशियम आयंस को पोटेशियम आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, जो हेल्प करता है मेंटेन करने में कैटायन एंड आयन बैलेंस को सेल के अंदर। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैल्शियम एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। कैल्शियम यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड ऑल्सो इट एक्टिवेट्स द सर्टेन एंजाइम्स। मैग्नीशियम, प्लांट एब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन। इट एक्टिवेट्स, मैग्नीशियम क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के लिए। They also involved in the synthesis of DNA and RNA. It is a constituent of chlorophyll. Next है सल्फर। सल्फर एलिमेंट क्या करता है? प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट की फॉर्म में प्लांट सल्फर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स। सिस्टीन और मिथियोनिन क्या है? ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं। अगर सिस्टीन और मिथियोनिन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। एंड इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम एंड विटामिन्स। आयरन प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयरन Fe3+।
It is important constituent of protein involved in the transport system. Manganese, plant absorb manganese in the form of manganese ion. Main function is splitting of water to liberate hydrogen and oxygen during the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान मैग्नीज क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट करता है. जिंक प्लांट obtain zinc as zinc ion. It activate enzyme like carboxylase, also needed in the formation of auxin. Auxin क्या है, growth hormone of the plant. Copper absorbed as a cupric ion. It involved in various metabolic activities and redox reactions. Boron, plant absorb boron as borate or tetraborate ions. They required for the अपटेक ऑफ कैल्शियम, सेल इलोंगेशन एंड पोलन जर्मिनेशन. प्लांट के लिए ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, कैल्शियम के अपटेक के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए और पोलन जर्मिनेशन के लिए. क्लोरीन, इट इज ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन. डिटरमाइन द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरीन क्या काम करते हैं, ये सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं और कितना वाटर स्प्लिट हुआ है उसको भी ये डिटरमाइन करते हैं. डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स मीन्स अगर प्लांट में इसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट्स को कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन. क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन एक कॉन्सेंट्रेशन है जिसके बिलो अगर इसेंशियल एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी. इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल एलिमेंट, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एब्सेंस है तो प्लांट शोज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. तो प्लांट्स के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं. दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स. और ये जो चेंजेस है इन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स. यानी इसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के कारण ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शोज डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द प्लांट. प्लांट का वो पार्ट जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इसेंशियल एलिमेंट्स है उनका मूवमेंट कितना है, मोबिलिटी कितने हैं. जैसे अगर हम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो दे आर हाईली मोबिलाइज्ड, यानी इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है. सो देयर डेफिशिएंसी शोज इन ओल्डर रीजन. तो इनकी डेफिशिएंसी किसमें देखने को मिलती है, ओल्डर रीजन्स में. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक लीफ सूख गया है, डेड हो गया है और वो टूटकर गिरने वाला है तो वो क्या करेगा, अपने मैक्सिमम नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम को ट्रांसफर कर देगा न्यू ग्रोइंग लीव्स में. तो यानी ओल्डर पार्ट्स में इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है जो एलिमेंट्स हाईली मोबिलाइज्ड होते हैं. अब बात करते हैं कैल्शियम की. कैल्शियम क्या है, इमोबिलाइज्ड है, यानी कैल्शियम मोबाइल नहीं है, वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में नहीं जा रहा है. इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी हमें यंग रीजन्स में देखने को मिलती है क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल का. Kinds of deficiency syndrome are as follows. First deficiency disease, chlorosis. Chlorosis, nitrogen, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese, zinc, molybdenum. इन एलिमेंट की डेफिशिएंसी के कारण प्लांट्स में क्लोरोसिस डिजीज होता है. इस डिजीज में क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीव्स. और लीव्स क्या होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं. दूसरा डिजीज है नेक्रोसिस. इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यूज, यानी
फॉर एग्जाम्पल लीफ की डेथ हो गई। नेक्रोसिस में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्टंट प्लांट ग्रोथ, लेस हाइट ऑफ प्लांट, ये सिम्टम है इस डिजीज का। ये किसके कारण से होता है? आयरन और पोटेशियम के डेफिशिएंसी के कारण से। फोर्थ डिजीज है प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, यानी लीव्स का मैच्योर होने से पहले ही टूटकर गिर जाना। इसका सिम्टम्स क्या है? फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स किसकी कमी के कारण होता है? फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड कॉपर की कमी के कारण। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इनहिबिट हो गई, यानी लेस इलोंगेशन इन स्टेम सिम्टम दिखाएगा। इलोंगेशन होने के लिए डिवीजन भी तो और ज्यादा हो गई। अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? सेल भी ज्यादा हो रहे हैं। सेल ज्यादा कब होंगे? जब सेल डिवीजन होगी। इट मीन जब सेल डिवीजन ही कम हो गई, इनहिबिट होगी, तो इलोंगेशन जो लेंथ है स्टेम की वो कम हो जाएगी। ये होता है लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी के कारण। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में, क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को। अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्वांटिटीज थोड़ी भी ज्यादा होती है तो ये क्या कॉज कर देते हैं? टॉक्सिसिटी। इन हायर डोजेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डोज बढ़ा दी जाएगी, हायर डोज में दिया जाएगा, सो दे बिकम टॉक्सिक। तो ये किस तरीके से वर्क करने लगेंगे? एज अ टॉक्सिक। Any tissue concentration which induce dry weight of tissue by 10% is called toxic. कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो टिश्यू को क्या कर देती है? 10% इंक्रीज कर देती है उसका ड्राई वेट, तो वो किसकी तरह काम करती है? टॉक्सिक की तरह। क्रिटिकल टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, और ये जो क्रिटिकल टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, आयरन और क्लोरीन दोनों ही क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आयरन की जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी, और क्लोरीन की जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है जो वो है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये एलिमेंट्स किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो फेज हैं, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या हो रहा है? रैपिड इनटेक ऑफ आयंस अकर इन अ फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ द सेल्स। एपोप्लास्ट में क्या है? रैपिड इनटेक हो रहा है क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो फ्री स्पेस में होती है। सिम्प्लास्ट में क्या है? स्लोली इनटेक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्स की वो किसमें हो रही है? इंटर स्पेस में, फ्री स्पेस में ना होकर के इंटर स्पेस में। हमने देखा था ना एपोप्लास्ट में तो वो सेल मेम्ब्रेन से अपना ट्रांसफर हो रहा था, और सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा था? प्रोटोप्लाज्म के कनेक्ट कर रहा था प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके थ्रू हमारी मूवमेंट हो रही थी। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट में क्या है? पैसिव मूवमेंट थ्रू आयन चैनल्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू सिम्प्लांट्स अकर बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय एक्टिव प्रोसेस, यानी सिम्प्लास्ट में एक्टिव मूवमेंट है और स्लोली मूवमेंट है। एपोप्लास्ट में पैसिव मूवमेंट है और रैपिड मूवमेंट है। द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड फ्लक्स। नॉर्मली जो आयंस का मूवमेंट है उसे कहते हैं फ्लक्स। अगर ये आयंस की मूवमेंट इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो उसे इनफ्लक्स बोलेंगे। अगर बाहर की तरफ है तो उसे इफ्लक्स बोलेंगे। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ जाइलम अलोंग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। सॉइल एज अ रिजर्वायर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। सॉइल क्या है? रिजर्वायर है सभी इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। रूट जितने भी प्लांट को न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, रूट क्या करती है? उन सभी न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ले लेती है। दीज मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और ये मिनरल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया।
सॉइल के पास और क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, और कुछ और माइक्रोब्स भी। होल्ड वाटर, जो वाटर को होल्ड कर देते हैं, एंड सप्लाई एयर टू रूट, और रूट को क्या सप्लाई करते हैं? एयर। डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स अफेक्ट्स द क्रॉप यील्ड, और जो इसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है उससे क्या होती है? क्रॉप यील्ड कम हो जाती है। सो फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू सप्लीमेंट दीज एलिमेंट्स, तो इसेंशियल एलिमेंट्स की कमी को पूरी करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। इसमें हमारे दो टॉपिक आ जाते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, सेकेंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल हमें एटमॉस्फेरिक, बायोमास और सॉइल, एटमॉस्फेरिक पहला, दूसरा सॉइल, तीसरा बायोमास। नाइट्रोजन साइकिल हमें एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास के बीच का रिलेशनशिप बताती है। So the nitrogen cycle showing relationship between the three main nitrogen pools, atmospheric, soil and biomass. अब क्या है? पहला एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू और डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू कहाँ पहुंच गया? सॉइल के अंदर। अब सॉइल में क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सॉइल को नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में मिलता है। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू सॉइल को नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या हो रहा है? अमोनिया पहले कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में, देन उसके बाद नाइट्राइट से ये बन जाता है नाइट्रेट में। ठीक है, अब क्या हुआ? नाइट्रेट का अपटेक किसने किया? प्लांट ने। प्लांट ने नाइट्रोजन को किसकी फॉर्म में ले लिया? नाइट्रेट की फॉर्म में। प्लांट डिके हुए, यानी डिकेइंग बायोमास, और प्लांट्स को एनिमल्स ने भी तो खाया, ये एनिमल बायोमास। अब एनिमल बायोमास भी डिके हो गए। उसके बाद क्या हुआ? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब होता है अमोनिया का फॉर्मेशन। ठीक है, ये होता है अमोनिफिकेशन। अब इस डिकेइंग बायोमास से, डिकेइंग बायोमास में दोनों आ रहे हैं, प्लांट बायोमास और एनिमल बायोमास। डिकेइंग बायोमास से अमोनिफिकेशन हुआ और उससे क्या हुआ? अमोनिया फॉर्म हो गया। फिर अमोनिया ने क्या बनाया? नाइट्राइट, देन नाइट्रेट फॉर्म, और डीनाइट्रिफिकेशन में हम देखते हैं तो ये डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट मिल भी रहा है और नाइट्रेट एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग वर्ल्ड अलोंग विथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लिविंग वर्ल्ड का मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट्स है, बिकॉज इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट, हार्मोन एंड एंजाइम। देयर इज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। In nature, lightning and ultraviolet radiation provide energy to convert atmospheric nitrogen into nitrogen oxides. नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो प्रोवाइड करते हैं नेचुरल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यानी नेचुरल लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर एंड ऑटोमोबाइल्स along with thermal power plants produce nitrogen oxides. इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर और ऑटोमोबाइल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द थर्मल
power plant. The decomposition of organic nitrogen of dead plant and animals into ammonia is called ammonification. Ammonification क्या है? Ammonification एक प्रोसेस है जिसमें जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं उसके नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं. सबसे पहले अमोनिया किसमें कन्वर्ट होती है? नाइट्राइट में. उसके बाद नाइट्राइट से वो कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट में. अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस. अमोनिया सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस. नाइट्राइट बनने के बाद नाइट्राइट से वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है with the help of bacteria nitrobacter. This whole process called nitrification. Nitrate formed is absorbed by the plants. अब ये जो नाइट्रेट बना है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और उसके बाद वो नाइट्रेट को लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट क्या कन्वर्ट हो जा रहा है? फ्री नाइट्रोजन में, बाय द बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस. विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस. नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. अब जब वो फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया है तो उस नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन होना बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. द एंजाइम नाइट्रोजिनेज. इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? नाइट्रोजिनेज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सर. यानी ये जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज जिस और प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है वो प्रोकैरियोट क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सर. इट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सर कंसिस्ट एंजाइम नाइट्रोजिनेज. ये नाइट्रोजन है with the help of bacteria with the help of enzyme nitrogenase it is converted into ammonia. This is known as biological nitrogen fixation. biological लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज हुआ है, प्रोकैरियोट यूज हुआ है जो नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम कर रहा है. नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स में भी सिम्बायोटिक. अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल राइजोबियम, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल नोस्टोक, एजोटोबैक्टर एंड एनाबीना. यानी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम. और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब का एग्जाम्पल क्या है? नोस्टोक, एजोटोबैक्टर एंड एनाबीना. एज. जब किसी के पीछे एज लगता है इट मीन्स वो क्या है? एंजाइम है. सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है? Symbiotic biological nitrogen fixation includes legume bacteria, relationship in which rod-shaped rhizobium lives with symbiotic relationship with nodules of leguminous plant. Symbiotic biological nitrogen fixation एक रिलेशनशिप है लेग्यूम और बैक्टीरिया के बीच का रिलेशनशिप. ठीक है, लेग्यूम कौन है? लेग्यूमिनस प्लांट. बैक्टीरिया कौन सी है? रोड शेप्ड राइजोबियम. यानी रोड शेप्ड राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इसमें क्या प्रेजेंट है? नोड्यूल्स. सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल इज पिंक और रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन. जो सेंट्रल पोर्शन है नोड्यूल का वो पिंक है या रेड कलर का है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट्स. नोड्यूल्स क्या है?
रूट पर एक स्मॉल आउटग्रोथ्स हैं। द माइक्रोब फ्रैंकिया, यहाँ पे एक और माइक्रोब का एग्जाम्पल है फ्रैंकिया, विच प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। एग्जाम्पल एलनस। एलनस एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जिसके अंदर फ्रैंकिया माइक्रोब या फ्रैंकिया बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है, ये रूट हेयर है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, ये क्या है, बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया रूट हेयर के पास आते हैं। जैसे ही वो रूट हेयर के पास आते हैं तो रूट हेयर क्या बना लेता है, एक हुक फॉर्म कर लेता है और बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, इसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। इट इन्वेड्स द बैक्टीरिया। आफ्टर दैट infection thread is formed. This is the inner cortex and pericycle cell which are under the division. ये cells क्या बनाते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैच्योर नोड्यूल फॉर्म हो जाता है। नोड्यूल फॉर्मेशन involves sequence of interaction between the root and rhizobium as follows. नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट के बीच में। तो राइजोबिया इंक्रीज इन नंबर एंड अटैच्ड विद एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। राइजोबिया कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं नंबर में और रूट से क्या कर देते हैं, रूट के एपिडर्मिस से अटैच्ड हो जाते हैं। रूट हेयर कर्ल्स एंड बैक्टीरिया इन्वेड इट। रूट हेयर कर्ल होकर हुक शेप बना देती है और बैक्टीरिया उसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं, यानी उसके अंदर जाने लगते हैं। An infection thread is formed that carries the bacteria into cortex of the root. उसके बाद एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो जाता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को रूट के कॉर्टेक्स तक ले जाता है। नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन कॉर्टेक्स ऑफ रूट। नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, रूट के कॉर्टेक्स में। बैक्टीरिया इज रिलीज फ्रॉम द थ्रेड टू सेल। थ्रेड से सारे बैक्टीरिया सेल्स में रिलीज हो जाते हैं which leads to formation of specialized nitrogen fixing cell। और वो क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। नोड्यूल्स establish direct vascular connection with host for exchange of nutrients। और नोड्यूल्स क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बना लेते हैं होस्ट से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज के लिए नोड्यूल्स होस्ट से डायरेक्ट कनेक्शन कर लेते हैं। नोड्यूल कंटेन ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स लाइक एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। ये जो एंजाइम है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन है जो कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाइट्रोजनेज क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। ये है रिएक्शन, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 हाइड्रोजन और 16 एटीपी। ठीक है, अब अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोजन से क्या बनना था, अमोनिया, अमोनिया बन गया। H2 और 16 ADP यानी 16 फॉस्फोरस क्या हो गए, इससे अलग हो गई। ये ट्राइफॉस्फेट था, अब ये क्या बन गया, डाइफॉस्फेट, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। एंड नीड्स एनएरोबिक कंडीशन, और इसको क्या जरूरत होती है, अनएरोबिक कंडीशन में। एनएरोबिक कंडीशन मतलब वो कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो। टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम फ्रॉम द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इस एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल क्या कंटेन करके रखता है, ऑक्सीजन स्क्वेंजर कॉल्ड लेग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल के अंदर दो चीज प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम और दूसरी चीज प्रेजेंट है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, नाइट्रोजिनस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट कर रहा है। द अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेस एंजाइम, अभी ऊपर रिएक्शन में हमने देखा था ना, नाइट्रोजिनेस एंजाइम ने अमोनिया फॉर्म किया था। अब ये जो अमोनिया सिंथेसाइज हो चुका है, रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 18 ATP। ये रिएक्शन क्या करती है, 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ईच नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड।
सॉरी ईच अमोनिया प्रोड्यूस्ड, एक अमोनिया बनने के लिए हमें 18 ATP की जरूरत होती है। ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, इसका सबस्ट्रेट क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजिनेस एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजिनस एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? 2 N का मॉलिक्यूल होता है, N2 एक N दूसरा N, ये यहाँ पे बाइंड कर लिया, यानी बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। फर्स्ट टाइम रिडक्शन होगा, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का अटैच, जब हाइड्रोजन बाइंड होती है उसे कहते हैं रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। पहला रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन आए, दोनों ही एक एक N पर लग गए। फिर दोबारा रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन और आए, अब क्या हो गया? दोनों ही नाइट्रोजन पे 2-2 हाइड्रोजन हो गए। नाइट्रोजनेस क्या करता है? अमोनिया बनाता है। अमोनिया क्या होता है? NH3, यानी हाइड्रोजन क्या है? 3, यानी रिडक्शन 3 बार होगा ना, तभी तो एक नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन होंगे। फिर थर्ड टाइम रिडक्शन हुआ, फिर से 2 हाइड्रोजन आ गए, अब क्या हो गया? फिर से ये अटैच्ड हो गए यहाँ पे, अब दोनों ही नाइट्रोजन पे 3-3 क्या हो गए? ये हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप है रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया बन गया, ये क्या है? प्रोडक्ट। एक नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, यही तो है अमोनिया। ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन गया, और फिर से नाइट्रोजनस एंजाइम फ्री हो गया है, दे कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है फेट ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया बन तो गया, अब इसका फेट क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, इसका क्या क्या होगा। अब एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन। फिजियोलॉजिकल पीएच पे अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनियम आयन में। इट इज अ टॉक्सिक फॉर प्लांट इन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन एंड अमोनियम आयन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स बाय 2 मेथड्स। प्लांट्स में ये टॉक्सिक होते हैं अगर ये लार्जर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए अमोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में। 2 मेथड से, पहला मेथड है रिडक्शन एमिनेशन, दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। रिडक्शन एमिनेशन में क्या हो रहा है? इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट्स विथ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। रिडक्शन एमिनेशन में क्या हो रहा है? जो अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से और बनाता है ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामेट फॉर्म करता है और इसमें एंजाइम यूज होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा मेथड है ट्रांस एमिनेज। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, एमिनेशन मतलब अमोनिया ग्रुप का ट्रांसफर। It involves the transfer of amino group from amino acid to keto group of keto acid. कीटो ग्रुप कहां पे प्रेजेंट होगा? कीटो एसिड में ही प्रेजेंट होगा। तो यानी अमोनिया का अमीनो ग्रुप का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है अमीनो एसिड से कीटो एसिड पर। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड। अब इस रिएक्शन में जो अमीनो एसिड यूज होता है वो कौन सा होता है? ज्यादातर ग्लूटामिक एसिड। फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ amino group takes place and other amino acids are formed by transamination. ग्लूटामिक एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से क्या होता है? एक नया अमीनो एसिड फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है ट्रांस एमिनेज कैटालाइज द रिएक्शन, यानी ट्रांस एमिनेज एंजाइम यूज होता है इस रिएक्शन में। सबसे पहले हम देखते हैं अमीनो डोनर, जिसे हम अमीनो एसिड भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर कौन सा एसिड यूज हो रहा है? ग्लूटामिक एसिड। इसके पास ये R ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है। ये अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा अमीनो एक्सेप्टर पे, यानी कीटो एसिड पे। हमने यही तो कहा था कि ट्रांसएमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड टू द कीटो एसिड, यानी अमीनो ग्रुप यहां से उठ करके इधर चिपक जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा। ये पहला वाला R1, ये ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये अमीनो ग्रुप अमीनो डोनर पे था, लेकिन अब क्या है? ये अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होकर के कहां पे आ गया है? कीटो एसिड पे। ये ना R2 वाला क्या है ना? कीटो एसिड। 2 important amides, asparagine and glutamine, found in plant as a structural part of the protein.
प्लांट में जो स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन का वो क्या है, 2 एमाइड्स हैं, एस्पर्जिन एंड ग्लूटामिन। दे आर फॉर्म फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड, यानी एस्पर्जिन किससे बन रहा है, एस्पार्टिक एसिड से। ग्लूटामिन किससे फॉर्म हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड से। बाय द एडिंग ऑफ अनदर अमाइनो एसिड टू इट, क्या हो रहा है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पर एक अमीनो ग्रुप आके ऐड हो जाता है, तो एस्पार्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एस्पर्जिन में और ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिन में। दिस चैप्टर इज completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching.